अस्सलाम वालेकुम। ये जो है 19th लेक्चर है ये केमिस्ट्री 1001 का। और हम जो है लास्ट टाइम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेक्चर में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी। आज उससे आगे वेपर प्रेशर। पहली बात तो वेपर प्रेशर होता क्या है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। वेपर प्रेशर जो है वो बेसिकली जो वेपर्स का प्रेशर होता है, नॉर्मली दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक को हम जो एवापोरेट होते हैं लिक्विड्स में, वो चीज़ें जो एवापोरेट होती हैं उनको हम जो है क्या कहते हैं, वोलेटाइल्स कहते हैं। और ऐसे चीज़ें जो कि एवापोरेट नहीं होती या बहुत कम मिकदार में एवापोरेट होती हैं तो हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। नॉर्मली जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो नॉन वोलेटाइल होती हैं, लेकिन लिक्विड में भी कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन वोलेटाइल हों। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर केमिस्ट्री वाइज पढ़ते हुए हम जो है नॉन वोलेटाइल उन्हीं को कंसीडर करते हैं जो कि सॉलिड हो या जो सोल्यूशन में पाई जाती हो। जो सोल्यूशन में सॉल्यूट पार्ट है जो कि लिक्विड नहीं है बल्कि सॉल्यूट है, डिसॉल्व हुआ है, वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी कंटेनर में कोई लिक्विड मौजूद है तो इसके जो सरफेस पे जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी मॉलिक्यूल से। क्योंकि जो बाकी यहाँ जो मॉलिक्यूल मौजूद है उसके ऊपर वंडर वॉल फोर्सेज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या जो भी फोर्सेज अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। नॉर्मली वंडर वॉल फोर्स तो कर ही रही होती, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है उसके अलावा। तो इसलिए इसके ऊपर जो है चारों तरफ से अट्रैक्शन की फोर्स हो रही होती है, लेकिन इसकी तरफ जो है तीन तरफ अट्रैक्शन की फोर्स हो सकती है। ठीक, तीन तरफ मॉलिक्यूल है तो उनमें अट्रैक्शन की फोर्स हो सकती है। इस साइड पे कोई फोर्स मौजूद नहीं है, ना ऊपर की या नीचे, ना ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर थोड़ी सी जाहिर बात है वो सरफेस पे पहुंचे हैं तो उनमें एनर्जी ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, इसीलिए वो सरफेस पे आए, वरना तो वो नीचे ही रहते। इन फोर्सेस को रिपेल करके वो पहुंचे, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो आउटर मोस्ट जो जगह होती है उसमें एज ए पार्टिकल, गैस पार्टिकल वेपर के फॉर्म में वो मूव कर जाते हैं। अब ये एवापोरेट हो रहा है, ये वेपर की फॉर्म में आ रहे हैं, कंटेनर खुला हुआ है तो ये बाहर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि अगर मैं इस कंटेनर को बंद कर दूं तो क्या होगा कि ये वेपर जो है वो यहाँ पर जाना शुरू हो जाएंगे और ये यहाँ पर जमा होने के बाद एक प्रेशर क्रिएट करेंगे जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब वेपर प्रेशर जो है वो इस तरह क्रिएट नहीं होता। ये मॉलिक्यूल जा रहे हैं हवा में तो ये अभी वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि एक खास टेम्परेचर पे ये जहाँ पर जो पार्टिकल है वो कंडेंस भी होना शुरू हो जाएंगे, यानी वो जमा होके वो एनर्जी अपनी यूज करेंगे थोड़ी सी और वो वापस लिक्विड में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जो अब ये जो जा रहे हैं ज़्यादा जो जा रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी, जो आ रहे हैं उनकी तादाद कम होगी। लेकिन जब इनकी स्पीड बराबर हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम फॉर्मेट में हो जाएंगे, यानी जाने वाले मॉलिक्यूल और आने वाले मॉलिक्यूल बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ दोनों मॉलिक्यूल बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर अलग मॉलिक्यूल होंगी, तादाद अलग होगी, यहाँ तादाद अलग होगी, लेकिन इनकी स्पीड बराबर हो जाएगी। इस वक्त ये इक्विलिब्रियम के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आएंगे तो बेसिकली इस वक्त जो प्रेशर क्रिएट करेगी ये वेपर, जो प्रेशर क्रिएट करेगा इस सरफेस पे वो वेपर प्रेशर होगा। ठीक
वेपर प्रेशर जो है वो जब आप किसी मटेरियल को डालते हैं तो जब वेपर प्रेशर जो है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो मटेरियल बॉयल होना शुरू कर देता है। ये बॉयलिंग की डेफिनेशन है। तो लिक्विड की खास बात यह है कि लिक्विड जो है वो बेसिकली उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जिसे हम कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसका ताल्लुक लिक्विड की नेचर से नहीं होता, बल्कि उसके जो है जो उसमें सल्यूट डाला गया है, जो मटेरियल डाला गया है, जो मोलर रेशो में जो सल्यूट पार्टिकल डाले गए हैं, सॉलिड पार्टिकल डाले गए हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, उसकी तादाद से होता है या उसका मोलर फ्रैक्शन की तरह। इनमें 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। वेपर प्रेशर होता है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज पड़ जाती है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी लोअर हो जाता है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा है। वेपर प्रेशर जब कम हो जाएगा तो जो है वो चीज़ देर से बॉयल होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब वो चीज़ बॉयल होती है। तो वेपर प्रेशर से डायरेक्टली रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो कम किस रेशो में होगा और उसके लिए कुछ लॉज है, लॉज को हम देखेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि उसके सवाल किस तरह हम करते हैं। जनाब जल्दी जल्दी को देख लेते हैं। नॉर्मली किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी डालने की वजह से अगर वो इम्प्योरिटी या फिर लिक्विड, अगर आपने लिक्विड में लिक्विड मिला दिया तो फर्स्ट में वेपर प्रेशर जो है वो 1 का 100 था, 1 का 60 था, तो अब नया वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। वो लिक्विड जिस मिकदार में मिलाया गया था या अगर सॉलिड मिला दिया गया तो सॉलिड क्योंकि नॉन वोलेटाइल में आता है तो उसका जो वेपर प्रेशर जो होता है, खाली सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है वो 0। तो अगर लिक्विड में सॉलिड मिलाया गया है तो वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ लिक्विड की वजह से होगा, और अगर लिक्विड में लिक्विड मिलाया गया तो वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड्स की वजह से होगा। यहाँ पर एक लॉ होता है जिसे कहते हैं राउल्ट्स, RAULTS, राउल्ट्स लॉ। ये कहता है जनाब, ये राउल्ट्स कहता है कि प्रेशर ऑफ एक पार्शियल प्रेशर ऑफ एक सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, अगर हम दोनों में हम मोल फ्रैक्शन बताए तो मैं आपको क्या होती है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस चीज़ के मोल फ्रैक्शन से। अगर दो चीज़ें आपस में मिलाई जा रही हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उसकी होगी उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर मिलकर जो है वो टोटल प्रेशर बना रहे होंगे, वेपर प्रेशर उस लिक्विड का, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो बराबर होता है, अगर दो चीज़ें आपस में मिलाई गई हैं ए और बी, तो मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, यानी मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ बी, ये कहलाती है मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। दोनों का मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी जो है वो मिलकर जो है 1 होगा। किसी चीज़ की फ्रैक्शन अगर जमा किया जाए तो आपस में टोटल जवाब जो है 1 आता है। इस तरह परसेंटेज को जमा किया जाए तो टोटल जवाब जो है वो 100 आता है। इस तरह फ्रैक्शन को जमा किया जाए तो टोटल जवाब जो है वो 1 आता है। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको पता है, आपको मोल की तादाद पता है
या आपको वजन पता है तो आप मोल निकाल सकते हैं, तो आप उस चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे तो आपके पास काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक चीज़ लिखी है आपके सामने कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/XA। ठीक, अब लिक्विड में अगर हम कोई सॉलिड चीज़ डाल रहे हैं तो इसका तो जीरो होगा। लिक्विड का पार्शियल फ्रैक्शन जो चाहिए मेरे को वही असल में सॉलिड का होगा। ठीक है, अगर मुझे ये पता, हम जैसे लिक्विड में डाल रहे होते हैं तो प्रेशर जो है वो लिक्विड की वजह से है, अगर हम सॉलिड चीज़ डाल रहे हैं प्रेशर में, लेकिन हम डाल तो सॉलिड रहे हैं लिक्विड में। ठीक है ना, हमें उसकी मोल फ्रैक्शन असल में ज़्यादातर सॉलिड्स की पता होती है, हमें लिक्विड की पता नहीं होती। ठीक है, हम लिक्विड की निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद इस फॉर्मूले को समाप्त कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में अगर इक्वल टू लगाऊं तो ये हो जाएगा P नॉट ऑफ A एक्स ए। P नॉट ऑफ A एक्स ए का मतलब ये हुआ, और जनाब लिखूँ क्यों आपके कैमरे में आ नहीं रहा है, मेरे कैमरे में ये हो गया जनाब P ऑफ A इक्वल टू P नॉट ऑफ A एक्स ए। ठीक है जनाब, दूसरा फार्मूला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। सही है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या इसको लिक्विड और सॉल्यूट कर लो, चलो ज़्यादा आसान रह जाएगा आपके लिए। ठीक है, लिक्विड 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 और ये सॉलिड एक्स एल और एक्स सॉलिड जो है ये, यानी एक्स सॉल्वेंट और एक्स सॉल्यूट बराबर होगा 1 के। एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्यूट बराबर होगा 1 के, यानी मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होती है। तो अगर मैं इस जगह पर जो है ये लिख दूँ, ब्रैकेट में लिख दूँ, एक्स एल की जगह लिख दूँ मैं 1 माइनस एक्स एस, तो क्या हो जाएगा जनाब, अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह होगी जनाब। ठीक है, अच्छा जी, पी एल इक्वल टू पी एल नॉट माइनस पी एल नॉट एक्स एस, या इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा ये हो जाएगा जनाब पी एल माइनस पी एल नॉट, इसको सिंप्लीफाई कर, इसको मैं यहाँ पर इसको मिटाता हूँ भाई, आप ऊपर ऊपर मिटा कर रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह से थोड़ी सी कम हो गई। तो पी इसको देखें तो जनाब ये हो जाएगा, जो आखिरी में जो हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन जो है वो बराबर है पी एल नॉट माइनस पी एल अपॉन पी एल नॉट। तो ये जो है वो मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगी उसके रिलेटिव लोवरिंग ऑफ प्रेशर में। ये हो गया डेल्टा पी और ये हो गया पी एल नॉट। रिलेटिव जो है कितना मोल फ्रैक्शन में फ़र्क आएगा वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लोवरिंग ऑफ प्रेशर कितना होगा ये आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑन वेपर प्रेशर, या अगर इसको उसी फॉर्मेट में रहने दें, उसी फॉर्मेट में रहने देने का मतलब ये होता है कि ये पी नॉट एल, अगर पी नॉट आपको वेपर प्रेशर पता है उस लिक्विड का और आपको ये पता है, अगर सॉलिड का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप या डालेंगे, तो या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप क्या करेंगे, ये डालेंगे तो आपके पास
दोनों वैल्यू डालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा जो लोअरिंग ऑफ वेट प्रेशर होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में कितनी कमी होगी ये आपको इस फॉर्मूले से मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब हम इस सवाल को थोड़ा कुछ करके देखते हैं कि सवाल समझ में आता है कि कैसे हुआ। मसलन हम ये कहते हैं कि जनाब एक बेंजीन है, बेंजीन लिक्विड है। अब इसमें जो है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब ये है कि सॉल्यूट दोनों लिक्विड्स को मिलाया जा रहा है, ठीक है ना। जो लिक्विड है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जो उसमें सॉल्यूट सॉलिड नहीं है। मतलब बेंजीन को मैं मिला रहा हूँ टॉलीन में, ठीक है, और एक 0.78 है और 1.41 है ग्राम। अब ये मैंने क्या किया है कि बेंजीन को टॉलीन में डाल दिया, दो लिक्विड लिए, उनको एक 0.78 ग्राम जो है वो बेंजीन दिया, 0.41 ग्राम जो है वो टॉलीन दिया, दोनों को आपस में मिला दिया। इनका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा जनाब, कैलकुलेट कर ले। बेंजीन का जो है एटॉमिक वेट क्या होता है, C6H6, 12 × 6 प्लस 6 × 1, ये हो जाएगा 78। टॉलीन का क्या होता है, टॉलीन में कितने कार्बन होते हैं, टॉलीन का फार्मूला होता है C6H5CH3, 7 कार्बन हो गए, 7 कार्बन का मतलब हुआ 12 × 7, ठीक है, और 8 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, 8 × 1 ये हो जाएगा 92, 12 7 का 84 प्लस 92, ठीक है ना। इनका मोल, इसका एटॉमिक वेट आया 78, इसका मोल फ्रैक्शन क्या आया 0.78 को 78 से डिवाइड कर लें तो जवाब आएगा 0.01, ये जवाब आएगा भाई, करके देख लो। मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल इसको 0.78 को डिवाइड किया 78 से तो 0.01 जवाब आएगा, ठीक है, बता दूं। अच्छा जी, इसका जवाब क्या आएगा, 0.41 को डिवाइड करेंगे 92 से, 0.41 डिवाइड बाय 92 तो जवाब आएगा 0.005। इसका मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, इन दोनों को जमा कर देंगे तो 0.015 आ जाएगा, तो 0.01 अपॉन 0.015 आ रहा है, नहीं आ रहा, मोल फ्रैक्शन देखते हैं इसका जनाब, 0.01 डिवाइड बाय 0.015, 0.005 प्लस 1.01 जमा कर दें तो ये टोटल आ जाएगा, ठीक है, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा 0.005 अपॉन 0.005, इसका कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 2/3, इसका मोल फ्रैक्शन इसका आ जाएगा 1/3, ये मोल फ्रैक्शन जमा कर देंगे तो 1 आ जाता है, ठीक है जनाब। अब तो समझ में आ रही बात। इन्होंने कहा कि जनाब हमने बेंजीन को टॉलीन को के साथ इस फ्रैक्शन में मिलाया था, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर था 400, बेंजीन का मतलब प्रेशर था, वेपर प्रेशर था खाली प्योर बेंजीन का 400 mm ऑफ Hg, और इसका था जनाब 200 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। तो जनाब अगर इन दोनों को हमने जमा कर दिया, सॉरी इसको इसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला ये था कि पार्शियल प्रेशर जो है वो दोनों के प्रेशर के बराबर होता है। ये हमारे पास फार्मूला आया था कि टोटल प्रेशर जो है वो बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर दोनों लिक्विड्स हैं
सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लिक्विड हम डिजॉल्व हम नहीं डिफाइन कर रहे, बल्कि दोनों लिक्विड्स हैं, तो हम कौन सा सॉल्यूट था कौन सा सॉल्वेंट था इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके दोनों पार्शियल प्रेशर में इन्वॉल्व होंगे। सिर्फ नॉन वोलेटाइल में ये होता है कि नॉन वोलेटाइल का पार्शियल प्रेशर जीरो होता है, तो उसका पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, लेकिन वोलेटाइल में दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ये टोटल प्रेशर होगा, इसको मैं मिटा के इस तरह भी लिख सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कर लूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन जो के सॉरी प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टॉलीन, ये इसको टोटल कर लो भाई ना कंफ्यूजन नहीं, प्रेशर ऑफ टॉलीन मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलीन। इसको करके देख लें जनाब आप, ये हो जाएगा P टोटल, ये 400 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ये हुआ। इसका बेंजीन का आया था हाँ 2/3, और इसका आया प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 1/3, सही। अब आप करके देख लें, 400 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 800/3, 200/3, 1000/3, ठीक है। 1000/3 का मतलब क्या हुआ, 333.33 mg ऑफ Hg, करके देखिएगा इसको। नीचे लिख देता हूँ, बोर्ड मेरा छोटा पड़ गया तो सेटिंग ऐसी की हुई। ये हो गया जनाब आपका टोटल प्रेशर क्या हो गया, 1000/3, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 333.33 mm ऑफ Hg जनाब। अब मोल फ्रैक्शन से ये हुआ कि उसका प्रेशर वेपर प्रेशर जो है वो बेंजीन से तो कम हो गया, लेकिन टॉलीन से बढ़ गया। 12 नहीं है, ये ब्रैकेट आना चाह रहा हूँ, टॉलीन का 12, ठीक है। ये है सूरत हाल। अब ये जो है आपका पास एक और सवाल करके देखते हैं। इस दफा हम टॉलीन में हम इथेनॉल और मिथेनॉल को मिला रहे हैं। इथेनॉल और मिथेनॉल में किसका मोल प्रेशर ज्यादा होता है भाई, पता नहीं, चलो खैर हमने याद किया था वन डर वाल फोर्स ज्यादा कब होती है, जब वन डर वाल फोर्स ज़्यादा जहाँ होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, जब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ये हमने पढ़ा था। इसका होता है जनाब 55, इसका होता है 50, ज़्यादा फर्क नहीं। और इसके मैंने 3 मोल लिए और इसका मैंने 1 मोल लिया। इस सवाल को आप करेंगे उसी फॉर्मूले से करने की कोशिश कीजिएगा, जवाब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जवाब आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है। आगे चलो, अब बस कर ले, मैंने ग्लूकोज दिया और उसका कोई भी वजन ले लिया, कोई भी 2 ग्राम ग्लूकोज ले लिया और उसको पानी में डाल दिया। अब 2 ग्राम ग्लूकोज को जब पानी में डाला तो वेपर प्रेशर जो है वो कितना कम हो गया, ठीक है। जो पानी का वेपर प्रेशर होता है वो मुझे याद तो नहीं है, सपोज हम ले लेते हैं जब चले ग्लूकोज को छोड़ दें, हम कौन ले लेते हैं ग्लूकोज के अलावा भी ग्लूकोज से भी कर सकते हैं। मैं जो मुझे आसान लग रहा है वो यूरिया लग रहा है, यूरिया का हमको वजन निकालना आसान होगा। 30 ग्राम यूरिया ले लिया मैंने,
ठीक है, और इसको पानी में मिला दिया। पानी का वेपर प्रेशर होता है 60 H2O का, ठीक है ना। H2O का वेपर प्रेशर जो होता है वो होता है 60 Hg/ml, और 30 ग्राम मैंने ले लिया यूरिया और मैंने इसको डाल दिया पानी में। आपने क्या किया, आपने इसको जो है वो पानी को ले लिया, 72 ग्राम पानी ले लिया, ठीक है। आपने क्या किया, इसको डाल दिया पानी में, तो एक्स ये कितना आएगा, यानी यूरिया का कितना आएगा, इसको यू कर लो, एक्स यू कितना आएगा जनाब, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई जी जनाब, ये जो है इसमें जो है लिखा हुआ है कि पानी जो है वो 72 ग्राम है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या किया हमने, यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन कितना आया यूरिया का, अगर टॉपिक में देखें, यूरिया का फार्मूला होता है NH2 ना, आप कर लेंगे, 28 और 28 और 12 हो गया 40, 40 हो गया, 40 हो गया, 40 और ऑक्सीजन 16, 40 और 16 हो गया 56, और 56 और 4 60 हो गया, ठीक है ना। ये 60 हो गया, 60 इसका मोल फ्रैक्शन हुआ, तो ये कितना आया, 0.5 आया जनाब, ठीक है। इसी तरह हमने निकाला पानी का, 72 ग्राम है, उसको डिवाइड किया 18 से, पानी का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, 18, 16 होते हैं ऑक्सीजन के और 2 होते हैं हाइड्रोजन के, जो मिला के 18 होता है। ये आ गया, कितना आया, 4, 18 4 दा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आया 4, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना हुआ 4.5, तो यूरिया, सॉरी टोटल मोल फ्रैक्शन नहीं आया, मोल की तादाद आई, नंबर ऑफ मोल आया, ठीक है। ये इसको मैं गलत लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल आया, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया आया, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने जो है वो 30 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया था 72 ग्राम पानी में, और मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो। वेपर प्रेशर कम तो हुआ, लेकिन कितना कम हुआ, रिलेटिवली कितना कम हुआ, ठीक है। ये हम चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन को जमा कर लिया, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आया वो आया 1/9, ठीक है। और जो बाकी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आएगा वो आएगा 8/9, ठीक है। वो तो कल हमारी अभी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ गया। हमारे पास मोल फ्रैक्शन यूरिया आने के बाद क्या हुआ, हमारे पास पार्शियल प्रेशर पता है कि पानी का 60 होता है, हमें मालूम करना है प्रेशर, और उसका जो है ना टोटल प्रेशर कितना होगा, ठीक है। कितना प्रेशर जो है वो लोअर कितना हो गया, ठीक है। ये लोअर होने के बाद वाटर का प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना हो गया, क्योंकि यूरिया का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं, तो जो भी कमी आई होगी वो इस वजह से आई होगी कि यूरिया के मॉलिक्यूल भी सरफेस पे मौजूद हैं और वेपर प्रेशर को कम कर रहे होंगे, स्केप कम कर रहे होंगे, वो कर ही नहीं रहे होंगे बल्कि स्केप। इसलिए अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो अगर सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल ही मौजूद हैं सरफेस के ऊपर तो सारे के सारे में तो चांसेस बढ़ जाएंगे इवेपोरेट होने के। लेकिन अगर इसमें बीच बीच में सॉलिड के मॉलिक्यूल भी हैं तो क्या होगा, वो इवेपोरेट करेंगे नहीं, उनका वेपर प्रेशर 0 होगा। इसलिए
इसलिए वेपर प्रेशर में लोबलिंग होगी। अगर हम कोई चीज़ डालते हैं पानी में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कोई भी इम्प्योरिटी पानी में डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये हमें समझ में आ गया कि इसका मोल फ्रैक्शन जो है 1/9 है, ठीक है, वाटर यूरिया का। अब हमने क्या किया, फॉर्मूला था हमारे पास मोल फ्रैक्शन का कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ ए है माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का प्रेशर अपॉन सोल्यूशन का प्रेशर पी नॉट ए है, ठीक है। अगर हम इसको रख लें, इसी फार्मूले को, दोनों फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए रखें तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा 1/9 इक्वल टू 60 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन का प्रेशर अपॉन 60, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। पहले जब निकालने हमें जो दिया हुआ था वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ था वो 60 था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इससे सॉल्व के तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ गया 53 ये मैंने क्योंकि 55 पॉइंट कमी के लिए, थोड़ा वक्त की कमी के लिए आप कैलकुलेशन करनी है, आपको सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमारे पास दो तरह के सवाल आते हैं। हमारे पास ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ लिक्विड आपस में मिला रहे हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, नया वेपर प्रेशर क्या होगा। और हमारे पास ये सवाल आते हैं कि अगर हम सॉलिड डालते हैं तो सॉलिड का अपना वेपर प्रेशर तो 0 होता है, लेकिन वो वेपर प्रेशर को किस, अगर मोल फ्रैक्शन हमें पता हो तो हमें पता चल जाएगा कि वो वेपर प्रेशर जो है वो कितना कम हो रहा है। तो नया वेपर प्रेशर आप उससे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले लेक्चर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।